नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इसमें एक सोर्स कोड एडिटर के बारे में हम देखने वाले हैं। और उस सोर्स कोड एडिटर का नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। जी हाँ दोस्तों, विजुअल स्टूडियो कोड जिस पे हम हर टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और अभी तक हमने जो भी वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट और PHP के जितने भी वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं, उसके लिए मैंने वही वाला एडिटर यूज़ किया है। ये वाला एडिटर बहुत ही लाइट वेट एडिटर है। इसकी खासियत ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, बहुत ही लाइट वेट एडिटर है। और दूसरा, ये जिस लैंग्वेज में बना है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन जेएस। इलेक्ट्रॉन जेएस जो एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जो एडिटर सोर्स कोड एडिटर बनाने का काम करता है, तो उन्होंने ही एक सोर्स कोड एडिटर बनाया है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। दोस्तों, ये बहुत ही लाइट वेट एडिटर है। इसमें जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हम सारी लैंग्वेजेस की प्रोग्रामिंग हम इस एडिटर के अंदर सक्सेसफुली कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिटर हर लैंग्वेज के लिए हमको कुछ नहीं तो कुछ एक एडिशनली फीचर्स हमको सपोर्ट करके देता है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि ये जो एडिटर है इसको हमको कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स एडिशनल हैं और क्या क्या हमको उसके लिए अलग से इंस्टॉल करना पड़ेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरा जो चैनल है शानू सर ट्यूटोरियल्स, उसको आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस एडिटर को हम डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कहाँ से करना है ये मैंने आपको मेरे लास्ट जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने आपको एक रेफरेंस लिंक दी है कि कहाँ से आप उसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। बट इस वीडियो को मैं शुरू से एंड तक पूरा इनिशियली वेब पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसके अंदर डाउनलोड करना भी बताऊँगा कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी खासियत तो ये कि सारे प्लेटफॉर्म के लिए ये अवेलेबल है। ये एडिटर, ये जो सोर्स कोड एडिटर है, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। चाहे आपके पास विंडोज़ हो, चाहे आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये जो एडिटर्स है ये आपके लिए अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे आपको टाइप करना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड। जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टाइप करें मेरे आपसे, नहीं तो अगर आपने केवल विजुअल स्टूडियो लिखा है तो हो सकता है कहीं और सा रेफरेंस लिंक मिल जाए और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लो, फिर आपको वो सारी फीचर्स ना मिल पाए। इसलिए मेरी आपसे राय है कि आप गूगल पे पूरा लिखें, विजुअल स्टूडियो कोड करके आप सर्च करोगे। विजुअल स्टूडियो कोड करके जैसे आप सर्च करोगे तो विजुअल स्टूडियो कोड की जब पहली लिंक आएगी यहाँ पे, ठीक है, code.visualstudio.com, ये उसकी ऑथराइज वेबसाइट है। यहीं से आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता चलेगा, यहीं से आपको उसकी डाउनलोडिंग की लिंक सक्सेसफुली आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे code.visualstudio कोड पे वो ले जाएगा। code.visualstudio कोड जो है हमारा, ठीक है, यह हमारा कुछ ऐसा एडिटर का ऐसा हमारा लुक वगैरह रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। ये जो हमारा लुक रहेगा यही हमारा इसके अंदर देखो दोस्तों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा है इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पर सबसे पहले मैं देख लेते हैं कि इसको हमको डाउनलोड कहाँ करना चाहिए। दोस्तों, मेरे पास विंडोज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे विंडोज़ के अकॉर्डिंग में डाउनलोड करूँगा, ठीक है। अगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हमको कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 के 64, 32 बिट जो भी आपकी मशीन की बिट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास लिनक्स हो तो लिनक्स के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आप यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, विंडोज़ के लिए मैं यहाँ पे डाउनलोड नहीं करने वाला हूँ, बट मैं आपको, क्योंकि मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपको 64 बिट पे क्लिक करना है तो अगर आपके पास मशीन पे 64 बिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का, तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा। और 32 बिट पे अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो तो 32 बिट के लिए अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये डाउनलोड करके दे देगा आपको, ठीक है। अब दोस्तों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे आपको विजुअल स्टूडियो कोड लिखना है। उसके बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड जो है उसकी ऑथराइज वेबसाइट, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ऐसा कोई रेफरेंस लिंक वगैरह आएगा, आपके पास एक व्यू रहेगा आपको आपकी स्क्रीन पे।
और उसके लिए आप नीचे जाओगे तो यहाँ से आप उसको इजीली वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। आइए दोस्तों आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसकी विजुअल स्टूडियो कोड के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम डॉक्स पे आते हैं। डॉक्स में आना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर हमको ये पता चलता है कि विजुअल स्टूडियो कोड को हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ है। मैं आपको बेसिक वे पे यहाँ पे समझा देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड इज़ अ लाइट वेट Visual Studio Code is a lightweight but powerful source code editor which run on your desktop and it available for Windows, Mac operating system and a Linux operating system। जैसा कि आपको पढ़ते से समझ में आ गया होगा कि ये क्या बोलने वाला है। विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही लाइटवेट एडिटर है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है। माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी सारे एडिटर्स वगैरह बनाए हैं, उसमें ये सबसे एडिटर जो है, ये सबसे सोर्स कोड एडिटर सबसे लाइटवेट एडिटर है, ठीक है, जो रन करता है आपकी डेस्कटॉप मशीन पे और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। इट कम विद बिल्ड इन सपोर्ट, ठीक है, फॉर जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और नोड जेएस। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये इलेक्ट्रॉन जेएस में बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन जेएस एक जावास्क्रिप्ट का खुद एक फ्रेमवर्क है। तो जावास्क्रिप्ट के जितने भी फीचर्स है, जावास्क्रिप्ट हो गया, टाइपस्क्रिप्ट हो गया जिसको हम एंगुलर वगैरह के लिए यूज़ में लाते हैं, एंड जो नोड जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से इनबिल्ट है, ठीक है, इनबिल्ट एडिटर है। वो आपको सारे एक्सटेंशन पहले से बना बना के इसने इसके लाइब्रेरी में ऐड करके रखें। इसलिए आपको मैं बताऊँगा कि कैसे हम उसको यूज़ में लाएंगे। एंड हैज़ ए रिच इकोसिस्टम और ऑफ एक्सटेंशन फॉर अदर लैंग्वेजेस सच एस C#, C++, C#, जावा, पाइथन, PHP और जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे कि मैं बात करता हूँ नोड जेएस हो गया, एंगुलर जेएस हो गया, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम इस एडिटर के अंदर सक्सेसफुली हम यहाँ पे हम सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों ये तो था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि कहाँ से हमको उसको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पे जो एक स्लाइडर वगैरह चल रहा है यहाँ पे देख रहे हो, ऐसा उसका सोर्स कोड एडिटर वगैरह रहेगा, बट ये ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट के लिए और पाइथन वगैरह के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपको पाइथन वगैरह पढ़ना है, अगर आप पाइथन पे आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी एक्सटेंशंस हैं वो आपको यहाँ पे सब अवेलेबल हो जाएंगे। बट ये है कि आपको उसको यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा। अब एक्सटेंशन नामक चीज़ क्या होती है मैं आपको आगे थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको समझाते जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो जैसे कि दोस्तों हम बात ही कर रहे थे टॉप एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं। तो जो एक्सटेंशंस वगैरह जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टॉप एक्सटेंशंस, जस्ट 1 सेकंड, कुछ शायद माइनर सा इशू आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको एक्सटेंशन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मेरे पास जो डाउनलोड है ऑलरेडी, ठीक है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिससे आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप डाउनलोड करोगे तो आप डेस्कटॉप पे उसका एक आइकन मैनेज कर लेना। जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड पे आप डबल क्लिक करते हो, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड का एक जो उसका खुद का जो एक व्यू है वो आपको आपकी लैपटॉप स्क्रीन पे शो हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये विजुअल स्टूडियो कोड बस ओपन ही होने वाला है। दोस्तों ये विजुअल स्टूडियो कोड है। अब इस पर ऑलरेडी मैंने कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह कर रखी है, तो मैं सब सारी फाइलों को मैं यहाँ से पहले क्लोज़ कर देता हूँ। मैं सारी फाइलों को मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं आपको इसकी वेलकम स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि इसका जो वेलकम स्क्रीन कैसा दिखेगा। ये इसका वेलकम स्क्रीन रहेगा। जैसे ही आप पहली बार आप इसको डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करते हो तो ये आपके बेसिक स्किन्स वगैरह जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसा व्यू दिखेगा। अब उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। ये जो एक्सप्लोरर है यहाँ से हम मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ओपन एडिटर, जो भी फाइल मेरी यहाँ पे ओपन है जैसे कि source.html वो यहाँ पे दिख रही है, और मेरा जो फोल्डर ओपन है वो फोल्डर कौन सा है, मेरा HTML का, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको बिल्कुल यहाँ से क्लोज ही कर देते हैं, ठीक है।
हम इसको बिल्कुल यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। और हम आते हैं हमारी वेलकम स्क्रीन पे। अब इसके अंदर क्या क्या और कैसे कैसे आपको प्रोग्रामिंग वगैरह करना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए हम सबसे पहले किसी भी ड्राइव में हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। उस फोल्डर को हम किससे ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड से। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताने ही वाला था, एक बार टॉप एक्सटेंशन के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इनेबल एडिशनल लैंग्वेजेस, थीम, डिबगर, कमांड एंड मोर विजुअल स्टूडियो कोड ग्रोइंग कम्युनिटी शेयर्स देयर सीक्रेट सोर्स टू इम्प्रूव योर वर्क फ्लो, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, ठीक है, एक थीम्स रहती हैं, एक डिबगर रहता है, कमांड्स रहता है, और भी विजुअल स्टूडियो कोड जैसे कि गिटहब वगैरह पे कैसे क्या वर्क करते हैं, उसकी लाइब्रेरी को हम कैसे शेयर करते हैं, उसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एक्सटेंशन यहाँ पे अवेलेबल है, पाइथन का एक्सटेंशन अवेलेबल है, सी एंड सी प्लस प्लस, ESLint, C#, और सबसे अच्छी बात है कि यार प्रिटर और लैंग्वेजेस सपोर्ट, डिबगर फॉर क्रोम के लिए काफ़ी इजी रहता है, मतलब काफ़ी इजी कर देता है हमारी चीज़ों को, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा है टू गेट मोस्ट ओवर विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट बाय रिव्यूइंग ए फ्यू इंट्रोड्यूसिंग टॉपिक्स, इंट्रो, सेटअप, डिबगर, कोई बात नहीं, ठीक है, इससे हमको पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कीबोर्ड शॉर्टकट इसके हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह होते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से उसको डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा को तो कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक। तो आते हैं हम हमारे जहाँ पे हमने डाउनलोड करके रखा है। तो जैसे हम डाउनलोड करोगे तो हम हमारी वेलकम स्क्रीन्स पे हम आ चुके हैं। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाना था। तो फोल्डर बनाने के लिए मैंने सी ड्राइव के अंदर मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है, या फिर मैं बना लेता हूँ। सी ड्राइव के अंदर मैंने VS कोड नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया है। इस VS कोड नाम के फ़ोल्डर के अंदर इसको मुझे ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड से। तो दोस्तों आप देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ओपन विथ करके नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं फाइल पे गया जैसे मैंने उसको ओपन किया, तो यहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं। किसको ओपन करेंगे हम यहाँ पे, हमारे फोल्डर को। तो सी ड्राइव के अंदर हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है, किस नाम से बनाया था, VS कोड। ये VS कोड नाम का फ़ोल्डर जो है मैंने इसको यहाँ से ओपन कर लिया। तो यहाँ ये होता है हमारे फोल्डर को बनाना। फोल्डर को हम कैसे ओपन करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब यहाँ पे मैं किसी भी टाइप की फाइल वगैरह बना सकता हूँ। यहाँ पे फाइल का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से भी मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता हूँ। ये हमारा रिफ्रेश का ऑप्शन है। ये रिफ्रेश का ऑप्शन कब काम आता है, जैसे कि आप यहाँ से कोई फाइल नहीं बनाते हो, आपने यहाँ पे मैन्युअली कोई भी फाइल बना रखी है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक मैन्युअली फाइल बना रखी है, मैं एक बना के बता देता हूँ आपको। मैंने यहाँ से एक मैन्युअली फाइल बना रखी है कि abc.html करके। कौन सी फाइल बना रखी मैंने, abc.html करके मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना रखी है। अब इस फाइल को यहाँ से मुझे लेकर के आना है। अभी तो फाइल आ गई है, इनकेस अगर फाइल वगैरह नहीं आती तो मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करके भी फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये रिफ्रेशिंग का ऑप्शन रहता है, ठीक है। ओपन एडिटर्स में जो फाइल्स मेरे पास, जैसे कि वेलकम स्क्रीन मेरे पास ओपन है, तो यहाँ पे जो मेरी फाइल ओपन रहेगी वो सारी फाइलें मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। और ये मेरा फोल्डर है जो मैंने अभी बनाया, उसके अंदर मैंने फाइल वगैरह बना रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकता हूँ। और तीसरा है कि ये जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो इमिट एब्रीविएशन होता है, ये इमिट एब्रीविएशन क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे HTML लिखा, HTML5 जैसे मैं लिखता हूँ, तो देखो दोस्तों यहाँ पे इमिट एब्रीविएशन नाम का कुछ, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड वगैरह दिख रहा है जिसका नाम है इमिट एब्रीविएशन। अब हम ये देखने वाले हैं कि इमिट एब्रीविएशन विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे वर्क करता है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इमिट एब्रीविएशन हर लैंग्वेजेस के लिए, जो भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो ये एडिटर सपोर्ट करता है, उसके लिए इमिट एब्रीविएशन पहले से इनबिल्ट है इसके अंदर। ये इमिट एब्रीविएशन विजुअल स्टूडियो कोड सपोर्ट करता है। विजुअल स्टूडियो कोड ने इसको सपोर्ट कर रखा है ताकि कोई भी यूज़र अगर प्रोग्रामिंग करे तो ताकि वो उसका काम थोड़ा सा फास्ट कर दे। और विजुअल स्टूडियो कोड का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड पे अगर आप काम कर रहे हो तो 100% आपको आपका डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे एक्सटेंशंस है जो हमारे काम को थोड़ा सा इजी कर देते हैं। इसकी लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज है जो हमारे काम को काफ़ी एक अच्छे लेवल तक हमारे काम को ईजी कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इमिट एब्रीविएशंस के बारे में अभी हम देखते हैं। पहले हम इस फाइल को यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये मैंने फाइल वगैरह बना ली है। तो यहाँ पर जैसे देखो, जैसे ही मैंने इतना लिखा HTML,
5 तो उतना जो सोर्स कोड है वो ऑलरेडी पहले से मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने ये फाइल के अंदर एक्सप्लोरर तो हमने देख लिया कि एक्सप्लोरर को मैं डायरेक्टली, जैसा कि क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे फोल्डर्स वगैरह ओपन है, फाइल्स वगैरह ओपन है, मुझे ये नहीं देखना है तो मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ताकि मेरा जो सोर्स कोड है उसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और छोटी भी कम है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ से हम उसको एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है सर्च का ऑप्शन। सर्च का ऑप्शन ये होता है जैसे कि मेरे पास जो भी फोल्डर वगैरह ओपन है, इसमें से मुझे कोई भी स्पेसिफिक वर्ड, जैसे कि मुझे ABC सर्च करना है, ABC जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ, तो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर अगर ABC नाम की कोई चीज़ अभी नहीं दिख रही है, ABC नाम का कोई भी एक्सटेंशन वगैरह नहीं दिख रहा है, ABC एक्सटेंशन ये सपोर्ट ये क्यों नहीं कॉल कर रहा है, एक बार उसको देख लेते हैं। abc.html करके अगर मैंने लिखा यहाँ पे, नो रिजल्ट फाउंड रिव्यूअर सेटिंग फॉर एक्सटेंशन, ठीक है। दोस्तों देखते हैं हम इसके बारे में आगे कि ये क्यों नहीं का वर्क कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं अभी हम इसको आगे, ठीक है। उसके लिए यहाँ से भी शायद मैं एक बार उसको सर्च करके एक बार देख लेता हूँ, ABC करके, जैसे मैंने उसको रन किया तो रन करने पे अभी तो कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक। फाइल टू इंक्लूडेड नहीं ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम इसको समझते हैं सर्च वाले को। ये जो रहता है हमारा, ये सोर्स कंट्रोल जो रहता है, ये हमारा गिट के लिए रहता है। गिट मतलब कोई भी फाइल शेयरिंग सिस्टम अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं यहाँ से गिट का यूज़ कर सकता हूँ। अब आप एक बिगनर हो, अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, अगर आपने अपना करियर अभी IT फील्ड में स्टार्ट ही किया है, ठीक है, तो आपको गिट के बारे में अभी जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट एक डेवलपर के तौर पे आपको गिट के बारे में पता होना चाहिए। गिट और गिटहब ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। होगा तो मैं आगे उसके लिए वीडियोस वगैरह बना के आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है, तो कि आपको समझ में आ जाए कि गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, ठीक है। आप IT कंपनीज में जाओगे तो आप भले बिगिनर हो तो भी आपको इतना तो आपको आना ही चाहिए कि गिट और गिटहब के बारे में कैसे हम, और गिटहब पे हम हमारे डेटा को कैसे शेयर करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, मैं इसके लिए बहुत जल्दी वीडियोस वगैरह बना करके मैं इसके अंदर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तीसरा जो रहता है ये डिबगर टूल्स, इसके बारे में भी अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और चौथा जो रहता है वो हमारा एक्सटेंशन रहता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली एक्सटेंशन होते क्या है। एक्सटेंशन क्या होते हैं, तो एक्सटेंशन को हम कैसे वगैरह इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास है ना नेट वगैरह अवेलेबल होना चाहिए। बिना नेट पे, क्योंकि ये जितना भी रेफरेंस रहता है वो सारा नेट से ही लेता है, ठीक है दोस्तों। तो गिट यहाँ पे जो एक्सटेंशन वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन ये होता है कि जैसे कि मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉडी सेक्शन में मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो यूज़र लिखा। हेलो यूज़र लिखने के बाद जब मैं इसको रन करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसको रन करूँ, तो यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कहीं भी ओपन वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। ओपन वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है, तो मुझे अगर इस प्रोग्राम को रन करना है तो रन करने के लिए मुझे मेरे फोल्डर में जाना पड़ेगा। और फोल्डर में जाने के बाद जैसे मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ से ओपन किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया आपको, जैसा कि दिख रहा होगा लैपटॉप स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है हेलो यूज़र, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यार हम इसको वहाँ पे जाएं, फिर फोल्डर में आए, फोल्डर से फिर मैं इस फाइल को ओपन करूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसको हम कैसे इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को हम सॉर्ट आउट करेंगे। ड्रॉबैक मतलब दोस्तों ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकते इस चीज़ को, ठीक है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँ तो यहीं से मैं मेरी फाइल को ओपन वगैरह कर सकता हूँ, जैसे कि सबलाइम एडिटर वगैरह में होता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले, बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है। और ये जो एक्सटेंशन है ये हमारा काफ़ी हद तक हमारी कोडिंग को थोड़ा सा फास्टली कर ही देता है, ठीक कर देगा इस चीज़ को 100%। एक्सटेंशन पे जैसे ही मैं क्लिक करा, एक्सटेंशन पे जैसे मैं जाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इंस्टॉल करने पे, इंस्टॉल में मेरे पास अभी कोई भी एक्सटेंशन वगैरह नहीं है। जो भी एक्सटेंशन वगैरह अगर मेरे पास अवेलेबल होगा, इंस्टॉल होगा, तो यहाँ पे इंस्टॉल के अंदर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि यार एक्सटेंशन को हम क्या इंस्टॉल करें। सबसे पहले हम एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, तो हमको लाइव सर्वर नाम का जो एक्सटेंशन है उसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मैं लाइव सर्वर पे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम में ही इंस्टॉल हो जाएगा। बस ये कि आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए। अभी टाइम हो सकता है, टाइम इसलिए भी ले रहा हूँ कि मेरा नेट थोड़ा सा स्लो हो, ठीक है, बट इतना टाइम नहीं लगता है।
अभी तक तो वो इंस्टॉल दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो उसने इसको इंस्टॉल कर दिया तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे अनइंस्टॉल करके लिखा हुआ जाएगा। आप चाहते हो तो अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी लाइव सर्वर जो मैंने यूज़ किया ये होता क्या है, तो सबसे पहले तो देखो इंस्टॉल में कौन सा है मेरे पास, लाइव सर्वर, जो भी मेरा लाइव सर्वर है। अभी लाइव सर्वर होता क्या है दोस्तों, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लाइव सर्वर क्या होता है। लाइव सर्वर क्या होता है, लाइव सर्वर ये होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि मैं राइट क्लिक करता हूँ तो राइट क्लिक करने पे अभी मुझे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी कुछ भी ऐसा मुझे लाइव सर्वर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इसको एक बार बंद करके एक बार हम उसको वापस से स्टार्ट कर लेते हैं। अगेन हम जब दोस्तों क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है ना वो इन्वायरमेंट सेट नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पहले ओपन किया था और उसके अंदर मैंने एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल किया है। तो अब इसको आप एक बार है ना रीओपन कर लिया करो। रीओपन करने के बाद देखो दोस्तों इसकी खासियत क्या होती है विजुअल स्टूडियो अपने इसके लाइव सर्वर एक्सटेंशन की, कि यहाँ पे एक तो गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। किसका ऑप्शन आ जाएगा, गो लाइव का, मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं मेरे ब्राउज़र पे चले जाऊँगा और वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो यूज़र, ठीक है। या फिर मैं राइट क्लिक करके भी मैं यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे लिंक ऐड हो चुकी है, ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करना चाहता हूँ, जैसे मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करना चाहता हूँ तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर पे या फिर गो लाइव पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे मेरे ब्राउज़र पे पहुँचा देगा। और मेरा जो ब्राउज़र है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अभी कौन सा ले रहा है, वो मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे नहीं जाओगे तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके अगर आपको गूगल क्रोम वगैरह पे ले जाना है तो आप इसको गूगल क्रोम पे भी आप इजीली वहाँ पे ओपन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पे मेरा जो सर्वर है उस सर्वर का जो मेरा पोर्ट नंबर है, मेरा जो आईपी एड्रेस है वो क्या है 127.0.0.1 और 5500। लाइव सर्वर का एक पोर्ट नंबर रहता है, कौन से पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है 5500, और उसके जो सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है हमारा 127.0.0.1 जो कि लोकल उसका रहता है, ठीक है। तो हेलो यूज़र जो है हमारा, ये हेलो यूज़र यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब लाइव सर्वर एक्सटेंशन की और क्या खासियत है कि जैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ भी चेंजेस वगैरह करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंजेस वगैरह किया, चेंजेस करके जैसे मैं सेव करता हूँ तो मुझे वहाँ पे पेज को रीलोड नहीं करना पड़ेगा। मेरे जितने भी अपडेशंस है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो टेस्टिंग, मैंने कोई भी यहाँ पे रीलोड वगैरह नहीं किया। और नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ पे मुझे रीलोड वगैरह करना पड़ता है, बार बार मुझे रीलोडिंग करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दी है लाइव सर्वर एक्सटेंशन ने, और हमारा काफ़ी टाइम बचा दिया उसने, और सर्विसेज भी काफ़ी फास्ट करके दे दी कि आप वहाँ पे कुछ भी एडिटिंग करते हो, एडिटिंग करने के बाद जब आप ब्राउज़र ओपन करोगे फिर आप उसको रन करोगे फिर आप उसको रीलोड करोगे, ठीक है। तो इतनी जो अननेसेसरी चीज़ें थी वो सारी लाइव एक्सटेंशन यहाँ पे कर दी, रिमूव कर दी। तो देखो एक्सटेंशन में मैंने अभी आपको बता दिया कि लाइव सर्वर एक्सटेंशन आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि यार कौन कौन से एक्सटेंशन है, जैसे कि आपको पाइथन वगैरह, आप पाइथन वगैरह के लिए अगर विजुअल स्टूडियो कोड अगर पाइथन के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो। अगर आप PHP यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे PHP से एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो। बट जैसा कि विजुअल स्टूडियो कोड के डॉक्यूमेंटेशन गूगल पे हमने देखा था कि वहाँ पे साफ तरीके से लिखा हुआ है कि ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट और नोट जेएस के लिए ये इनबिल्ट है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए कोई एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आप जावास्क्रिप्ट जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे HTML की फाइल बना रखी है, सपोज मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट वगैरह से रिलेटेड मैं अगर कुछ भी चीज़ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पे मैं क्लोज कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज किया और यहाँ पर लिखा मैंने कंसोल। तो यहाँ पे देखो कन्फर्म है console.log जैसे मैं लिखूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा इमिट वगैरह वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो एडिटर है ये जावास्क्रिप्ट के लिए फुली सपोर्ट करता है, मतलब क्योंकि जावास्क्रिप्ट के ही एक फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन जेएस के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर आप वर्क करोगे स्पेशली जेएस, तो उसके लिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसी एडिटर पे वर्क करो, काफ़ी हेल्पफुल आपको रहेगा ये एडिटर 100%, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों आगे हम देखते समझते हैं, लाइव सर्वर के बारे में हमने देख लिया है, एक्सटेंशन के बारे में हम देख लिया है, और क्या क्या इसकी एक बार सेटिंग वगैरह में हम चले जाते हैं। इसकी सेटिंग वगैरह पे जिससे हम जाते हैं तो सबसे पहले कमांड पैलेट जो होता है, कमांड पैलेट के बारे में अभी हम ज़्यादा समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हमको ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उतनी ही चीज़ें बता रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में जो आपके काम को अभी ईजी कर दे। अगर आप HTML पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपको ईजी हो जाए, अगर आप PHP पढ़ रहे हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए ईजी कर देता है,
ठीक है। तो अभी एक्सटेंशन के यहाँ पे सेटिंग में हम सेटिंग के बारे में देख लेते हैं, सेटिंग क्या क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेटिंग वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप की सेटिंग होती है, एक होती है यूज़र सेटिंग होती है, एक होती है हमारी वर्क स्पेस सेटिंग, ठीक है। अब यूज़र सेटिंग क्या है? यूज़र सेटिंग मतलब मेरा जो सिस्टम का यूज़र है, मेरा जो सिस्टम का यूज़र है, वो सेटिंग हमारी कौन सी कहलाती है? यूज़र सेटिंग कहलाती है। यूज़र सेटिंग जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह बना। सबसे पहले मैं आपको वर्क स्पेस सेटिंग के बारे में बताता हूँ ताकि यूज़र सेटिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ईजी हो। वर्क स्पेस सेटिंग क्या होती है? वर्क स्पेस सेटिंग, वर्क स्पेस मतलब क्या होता है? जिस फोल्डर में मैं रिसेंटली काम कर रहा हूँ, मैं अभी कौन से फोल्डर में काम कर रहा हूँ, मैं अभी जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ उस फोल्डर का नाम है हमारे पास कौन सा है? VS कोड। तो VS कोड नाम का जो प्रोजेक्ट है, VS कोड नामक जो प्रोजेक्ट का नाम है, ये हमारा वर्क स्पेस कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा वर्क स्पेस। इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मुझे कोई भी सेटिंग वगैरह करना है तो उसके लिए मैं वो सेटिंग कहाँ पे इनेबल करूँगा? वर्क स्पेस सेटिंग के अंदर। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड के जितने भी मैं प्रोजेक्ट बनाऊँ, सब प्रोजेक्ट में वो सेटिंग ऑटोमेटिकली होना चाहिए, या अगर मैंने यूज़र सेटिंग में कोई भी चीज़ सेट कर दी, यूज़र सेटिंग में अगर मैंने कोई भी चीज़ सेट कर दी, तो वो यूज़र सेटिंग जो है वो सारे के सारे प्रोजेक्ट के लिए क्या होती है? अवेलेबल होती है, सारे वर्क स्पेस के लिए अवेलेबल होना चाहिए। वो ग्लोबल सेटिंग को हम कहाँ पे सेट करेंगे? यूज़र सेटिंग के अंदर। और वर्क स्पेस सेटिंग हम उसके लिए काम करते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सेटिंग अवेलेबल करके दे हमको, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ कि यूज़र सेटिंग और वर्क स्पेस सेटिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब ये सेटिंग हमको किन किन चीज़ों की हमको सेटिंग करना चाहिए, तो दोस्तों वो भी समझ लेते हैं सेटिंग के अंदर, और हम देख लेते हैं क्या क्या हमको सेटिंग करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड शॉर्टिंग, कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। तो कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट पहले से उन्होंने अलाउ करके दिए हैं, पहले से उन्होंने इंटीग्रेट करके दिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे हमको कोई भी कीबोर्ड शॉर्टकट हमको यहाँ पे यूज़ वगैरह करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर भी मैंने यहाँ पे एक दो चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ वगैरह करके रखी है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार इसके अंदर हम क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकंड, हाँ मैं आपको थोड़ा सा देख लूँ कि आपको एक दो चीज़ें मैं बता दूँ कि स्क्रॉल अप करने के लिए पेज अप होता है, कंट्रोल प्लस अप एरो होता है, स्क्रॉल टू टॉप के लिए होता है। ऑलमोस्ट तो सारी सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है, पर फिर भी हम उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। एडिटिंग की परमिशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी एक सेटिंग वगैरह बना रखी है, जस्ट 1 सेकंड है, मैं थोड़ा सा उसको देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो, जिसे ही मैं यहाँ पे किसी भी सेटिंग में अगर मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं अगर जैसे कि ऐड कर्सर अबाउट के लिए कंट्रोल अल्टर अप एरो दबाना पड़ेगा, या ऐड सिलेक्शन टू द नेक्स्ट फाइंड मैच करके यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ईजी वे बता देता हूँ। तो जैसे कि क्लोज एडिटर को क्लोज करने के लिए कंट्रोल F4 पे हम वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है? क्लोज एडिटर करना है, तो जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल F4 प्रेस करता हूँ, तो कंट्रोल F4 प्रेस करने पे ये जो एडिटर है ये क्लोज हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कंट्रोल F4 को मैं थोड़ा सा एडिट करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल यू पे मैं वर्क करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कंट्रोल यू पे क्लिक करा, कंट्रोल यू जब मैं प्रेस करता हूँ तो मेरा एडिटर क्या होना चाहिए? एडिटर जो मेरा एडिटर है वो क्लोज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं किसी भी शॉर्टकट की को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करा, एडिट पे यहाँ पे मैं कुछ भी अपने हिसाब से बना सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल F4 तो पहले से ही है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू बना दिया। कंट्रोल प्लस यू बना के जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे देखो चेंजेस हो गया। क्लोज एडिटर क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? कंट्रोल प्लस यू। तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इजी करने के लिए, अगर कोई भी की थोड़ी सी बड़ी है और उसको आपको बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, तो उसको आप यहाँ पे एडिट वगैरह कर सकते हो। और जो भी इस क्लोज एडिटर पे जो भी मैंने चेंजेस वगैरह किया, ये सारे चेंजेस आपको की बाइंडिंग .json वाली फाइल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखो की बाइंडिंग .json जो फाइल रहती है, कंट्रोल प्लस एल जो मैंने बना रखा है, कंट्रोल प्लस एल तो मैंने बना रखा था कॉपी लाइन डाउन एक्शन। कॉपी लाइन डाउन एक्शन क्या होता है? कॉपी लाइन डाउन एक्शन ये होता है जैसे कि मुझे यहाँ पे इस एडिटर के अंदर मुझे यहाँ पे
मेरी फाइल ओपन कर लेते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना है, मुझे हेलो ट्रेडस्ट्रिंग को यहाँ पे कॉपी करना है, तो जैसे मैं कंट्रोल एल करता हूँ, कंट्रोल एल पे देख रहे हो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी होता जा रहा है। ठीक है, तो मुझे पहले क्या करते थे, इसको सिलेक्ट करते थे, कॉपी करते थे, फिर उसको पेस्ट करते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अब मैंने शॉर्टकट से सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया, तो मैं यहाँ पे खुद के शॉर्टकट भी बना सकता हूँ। तो अभी जो मैंने जैसे कि यहाँ पे मैंने बना रखा है कंट्रोल प्लस F4 जो था वो मेरा है ना, और उसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, कंट्रोल प्लस यू से। जैसे मैं कंट्रोल प्लस यू करता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि ये जो एडिटर है मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आप इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो, अगर आपको थोड़ा सा समझना तो आप इसको कोई भी की, जैसे कि मैंने आपकी लाइन डाउन जो मेरी टेस्टिंग वगैरह जो की थी उसको मैंने अभी आपको यहाँ पे वर्क करके बताया है। तो इससे आप प्रैक्टिकली कर के देख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं यहाँ पे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये होती है हमारी कीबोर्ड की शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट क्या क्या होते हैं, उसके बाद होता है हमारा कलर थीम। पहले मैं सारी फाइलों को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, सारी फाइलों को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, हमको इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने आपको समझा दिया है। यूज़र सेटिंग में 2 सेटिंग होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कलर थीम्स के बारे में, कि सपोज मैं चाहता हूँ कि यार ये जो एडिटर है इसका जो कलर है ब्लैक है, ये मुझे वाइट करना है, समथिंग मुझे कुछ भी अगर वगैरह चेंजेस वगैरह करना है, तो उसके लिए मैं कलर थीम पे जाऊँगा। मैं अगर लाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये एडिटर कौन सा आ गया, मेरा लाइट वेट एडिटर हो गया। ठीक है, लाइट थीम पे ले कलर थीम कौन सी हो गई, उसकी लाइट कलर थीम हो गई। ठीक, तो इसके लिए मैं यहाँ पे उसको चेंजेस वगैरह इजीली कर सकता हूँ। अब वापस से मैं मेरा जो डार्क था विजुअल स्टूडियो कोड में उसी को रहने देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा फेमिलियर हूँ मैं इस थीम से, है ना। आप चाहो तो आप आपके अकॉर्डिंग उसको चेंजेस वगैरह कर सकते हो, इसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक दोस्तों, और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा इसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए। ठीक, और विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के बाद मैंने आपको इसके अंदर ये भी बताया है कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, एक्सप्लोरर क्या होता है, सर्च वगैरह। हालांकि ये भी वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं, नहीं तो फिर मैं आपको फाइंड आउट करके बताऊँगा कि कैसे। जैसे मैंने ABC पे क्लिक करा, अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हो। ठीक है, पर यहाँ से मैं किसी फोल्डर, जिस फोल्डर पर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, अब जस्ट 1 सेकंड एक बार और देख लेते हैं, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको आपको एक बार है ना किसी प्रोग्राम में किसी भी दूसरे जब मैं पढ़ेंगे इसके अंदर कोई भी फाइल वगैरह, तब मैं इसके अंदर आपको सर्च करके बता दूंगा। ठीक है, ये गिट का ऑप्शन रहता है। गिट के ऑप्शन के बाद जो रहता है ये हमारा डिबगर रहता है। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में अभी हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मैंने आपको एक्सटेंशन के बारे में बताया, और मैंने आपको यहाँ पे एक लाइव सर्वर का एक्सटेंशन यहाँ पे मैंने आपको इंस्टॉल करके बताया कि ये अभी हम HTML वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमको लाइव सर्वर काफ़ी इजी, मतलब हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा अभी। ठीक है, उसके बाद अभी हमने देख लिया यहाँ पे सेटिंग के अंदर, सेटिंग देख ली। सेटिंग 2 टाइप की सेटिंग होती है, कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, कलर थीम्स क्या होती है, इसके बारे में दोस्तों हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इमिट के बारे में, कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इमिट कैसे क्या वर्क करता है। ठीक, तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इमिट एब्रिविएशन पहले से इनबिल्ट है। ठीक है, अब इमिट क्या होता है, इमिट क्या करता है, हमारे काम को थोड़ा सा इजी कर देता है, कि जो कोड मैं लिखना चाहता हूँ, जो लंबा चौड़ा कोड में जो खुद से टाइप करके लिखता हूँ, वो सारी चीज़ें इमिट ने क्या कर दी, यहाँ पे रिमूव कर दी। अब समझते हैं सबसे पहले तो इसी के अंदर मैं आपको इमिट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हमने एक इमिट ये देखा था। इमिट हमने ये देखा था कि जैसे मैंने यहाँ पे HTML लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे HTML टाइप किया, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे HTML टाइप किया तो HTML5 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे क्या होता है, इमिट एब्रिविएशन होता है। ठीक, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इमिट एब्रिविएशन ने इतना सोर्स कोड हमको पहले से प्रोवाइड करके हमको दे दिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या इमिट के अंदर हम कर सकते हैं। इमिट के अंदर करने के लिए सबसे पहले तो सपोज अगर मुझे यहाँ पे कोई कंटेंट वगैरह लिखना है, कंटेंट मतलब मुझे काफ़ी लंबा चौड़ा कंटेंट वगैरह लिखना है, तो यहाँ पे लोरेम पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो लोरेम ने इतना बड़ा सोर्स कोड हमको पहले से बना के दे दिया, और ये भी कौन करके दे रहा है, हमको इमिट करके दे रहा है। ठीक है, तो इमिट ने क्या कर रहा है कि इतना जो सोर्स कोड है, अब मैं इतना सोर्स कोड लिखने बैठूंगा, कोई भी डमी कंटेंट अगर मुझे चाहिए तो लोरेम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोरेम इप्सम एक डमी कंटेंट वेबसाइट है, वहाँ से मैं कंटेंट कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, ज़्यादातर यूज़ में आती है कि अगर मुझे कोई वेबसाइट वगैरह बनाना है तो मुझे डमी कंटेंट की रिक्वायरमेंट लगेगी, और अगर अभी आपके पास नेट वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो
तो आप इस एडिटर की हेल्प से आप कोई डमी कंटेंट वगैरह यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जिसे मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड ना, मैं इसको एक बार और लाइव सर्वर पे ओपन करके देख लेता हूँ। ये यहाँ पे देखो दोस्तों, इतना मेरा डमी कंटेंट वगैरह लिखा हुआ गया। अब मैं चाहता हूँ कि डमी कंटेंट मुझे वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए, मतलब और भी मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स मुझे और ज़्यादा तक आना चाहिए। उसके लिए हम एक काम करते हैं, लोरेम मल्टीप्लिकेशन जिसे मैंने आपको 5 कर दिया, तो जितना मेरा लोरेम का कंटेंट था उसका 5 टाइम्स, उसका मल्टीप्लिकेशन 5 कंटेंट मेरे पास आ जाएगा। जिसे मैंने इंटर किया तो देखो दोस्तों, इतना सब बड़ा कंटेंट हमारे पास लिखा हुआ गया कि लोरेम जितना था, लोरेम जो था उसका मल्टीप्लाई बाय 10 जो कंटेंट बना है वो मुझे यहाँ पे दे दिया उसने बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इतना भी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं क्या, लोरेम में इतना मुझे नहीं चाहिए, लोरेम में मुझे स्टार्टिंग के 5 वर्ड चाहिए। तो लोरेम में स्टार्टिंग के 5 वर्ड चाहिए, तो लोरेम, और मैंने जैसे यहाँ पे 5 लिखा तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो लोरेम ने कितने वर्ड दे दिए मुझे, स्टार्टिंग के 5 वर्ड दे दिए। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है इमिट का काम। इमिट हमारे काम को थोड़ा सा ईजी कर देता है। और भी हम देखते हैं आगे कि इमिट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। अब जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे ऐसा बनाना है कि सबसे पहले मुझे यूएल लिखना है, यूएल के अंदर मुझे 4 एलआई यूज़ करना है, तो मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना पड़ेगा, वो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स और कॉपी करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये मैंने लिखा है। अब इसके अंदर मुझे एंकर टेग वगैरह बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, AHREF लिख दिया। AHREF पे ये मुझे यहाँ पे अगेन इसको कॉपी करना पड़ेगा और उसको मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का अल्टर दबा के आप तीनों पे यहाँ पे क्लिक करना और तीनों को यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, तो ये जो कोड मैंने लिखा है, इस कोड को मैं इमिट की हेल्प से कैसे लिखता हूँ वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यूएल और एल आई मैंने लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, यूएल और एल आई। ठीक है, अब मुझे एल को 4 टाइम्स लिखना है। कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स लिखना है। तो यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, मल्टीप्लीकेशन पर 4। तो यूएल के अंदर एल मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब कितने टाइम्स लिखा हुआ गया, वो 4 टाइम्स लिखा हुआ गया। अब सपोज मुझे ऐसा करना है कि यूएल एल आई मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं करना है, यूएल एल आई के अंदर मुझे करना है कि ए, और एंकर टेक के अंदर मुझे यूज़ करना है, एंकर टेक के अंदर शायद लिंक होगा। ओके, लिंक और मल्टीप्लाई बाय मैंने यहाँ पे 4 कर दिया। तो दोस्तों एल आई के अंदर कितने हो गए, मल्टीप्लाई बाय 4। मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे 4 एल आई यूज़ करना है। तो 4 एल आई के अंदर अलग अलग एंकर टेक आना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, एक ही एल आई के अंदर 4 टाइम्स यहाँ पे एंकर टेक बने हुए आ गए, ये गलत है। हमको यूज़ करना है, तो उसके लिए एल आई मल्टीप्लाई बाय 4 है ना, और एंकर टेक के अंदर लिंक आ जाएगी। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, नहीं ये भी गलत है। एल आई मल्टीप्लाई बाय 4 और आएगा यहाँ पे ए लिंक, ये गलत आ रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एक बार जस्ट 1 सेकेंड ना, मैं एक बार इसको शायद हमने कुछ गलत लिखा है। यूएल एल आई मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमने सही लिखा है, यूएल एल आई मल्टीप्लाई बाय 4, यूएल एल आई एंकर टेक लिंक और मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं, ऐसा नहीं आएगा। एल आई मल्टीप्लाई बाय 4 एल आई मल्टीप्लाई बाय 4 तो आ गया, बट उसके अंदर एंकर टेक वर्क नहीं कर रहा है, तो कॉलन लगाना पड़ेगा शायद। एल आई मल्टीप्लाई बाय 4 ओके फाइन। यूएल एल आई एक बार बता देता हूँ मैं आपको शॉर्टकट, यूएल एल आई मल्टीप्लाई बाय 4 और ए और लिंक। तो जैसे आप ये टाइप करोगे, प्रेस करोगे, तो आपके पास यूएल एल आई, और हर एल आई में क्या आ गया, यहाँ पे एंकर टेक लिखा हुआ गया। अब इन चारों की जगह पर अगर मुझे कुछ भी कंटेंट वगैरह लिखना है तो मैं मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जाएगा, हेलो 4 टाइम्स लिखा हुआ जाएगा। और यहाँ पे देखो हेलो हेलो कितनी बार आ गया, यहाँ पे 4 बार आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा इमिट का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो और इमिट में हम क्या कर सकते हैं, और इमिट में हम ये कर सकते हैं कि सपोज मुझे यहाँ पे सपोज हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एक सेकेंड ना, हमें यहाँ पे यूज़ करना है, जैसे कि सपोज मुझे ड्यू बनाना है, मुझे यहाँ पे एक ड्यू बनाना है,
उस डिव के अंदर मुझे क्लास लिखना है। क्लास क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, क्लास लिखना है मुझे यहाँ पे ABC। तो आप इस चीज़ को मैं शॉर्टकट कैसे बनाता हूँ देखना ज़रा। डिव क्लास के लिए डॉट और क्लास का नाम क्या आ गया, क्लास का नाम कुछ भी दे दिया मैंने, XYZ दे दिया, ठीक है, XYZ। जैसे इंटर मारूँ तो देखो डिव आ गया, डिव के अंदर क्लास, क्लास का नाम क्या आ गया यहाँ पे XYZ। अब यही काम अगर मुझे ID के लिए करना है तो डिव हैश और ID का नाम क्या दे दिया मैंने, ID1, ठीक। तो यहाँ पे डिव बना, डिव के अंदर एक एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ हो गया, ID, और ID का नाम क्या हो गया यहाँ पे ID1। ऐसे और भी मैं इसके अंदर इमिट वगैरह यूज़ करता हूँ। तो मेरी जो प्लेलिस्ट चल रही है HTML के अंदर, उसके अंदर भी मैं इमिट का यूज़ करता हूँ, है ना। PHP के अंदर भी हम इमिट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं अगर हमको HTML वगैरह की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ये CSS इमिट जो रहता है वो CSS जावास्क्रिप्ट हर लैंग्वेजेस के लिए इस एडिटर ने, विजुअल स्टूडियो कोड ने हर लैंग्वेजेस के लिए इमिट पहले से इनबिल्ट करके रखा है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर बताया, तो ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो यहाँ पे आ रहा था console.log लिखा हुआ, एक बार उसको टाइप करके देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल तो CSS के लिए होता है, स्क्रिप्ट जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, स्क्रिप्ट को जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ कंसोल, तो कंसोल जो लिखा है ये भी क्या होता है हमारा इमिट, console.log, log भी क्या है यहाँ पे इमिट है। तो ये सब इमिट मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लाइब्रेरी में वो फंक्शंस एम्बेडेड है, पहले से इनबिल्ट है। तो ये इमिट की हेल्प से हमको इन सब चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है और हमारा डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे लेवल तक हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा एक, जो मैंने आपको एक बेसिक वीडियो आज का बना के दिया है कि विजुअल स्टूडियो कोड क्या होता है, कहाँ से हमको उसको डाउनलोड करना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर लाइव एक्सटेंशन क्या होता है, यूज़र सेटिंग क्या होती है, और कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह कैसे क्या हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने यहाँ पे इमिट के बारे में बताया आपको, इमिट एब्रीविएशन क्या होता है। आप नेट पे थोड़ा सा उसको R&D वगैरह कर सकते हैं, इमिट एब्रीविएशन आपको डेफिनेशंस वगैरह ईजी पे मिल जाएगी। और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इमिट पहले से इनबिल्ट है, ठीक है, जो कि एक रेफरेंस का काम करता है, जो कि हमारे लिए हमारा डेवलपमेंट थोड़ा सा फास्ट कर देता है और बहुत ही लाइटवेट एडिटर है। तो मेरी भी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप किसी दूसरे एडिटर पे काम कर रहे हो, तो अगर आप बिगनर हो, अगर आप एक्सपीरियंस भी हो, तो भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसी एडिटर पर वर्क करो, ताकि आपका थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा सा ईजी वे पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, गुड बाय। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो वगैरह कैसा लगा है, और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें। ओके दोस्तों, गुड डे।